आप उन सबको वहीं देखेंगे रोड के ऊपर भीख मांगते हुए, नाच गाते हुए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतनी मेहनत करके आगे आएगा ख्वाजा सरा। अरे फिर मैं निकली हूँ, 17 मील तक गई हूँ, 12 को गई हूँ, वो G16, 15 तक गई हूँ। जैसे खुसरों का नाम आता है वो कहते नहीं, घर नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ये वो इलाका है जिसको सीडीए ने डिमोलिश किया है और उसमें मकामी लोगों के मुताबिक कोई 6000 घर थे जिनको तबाह किया गया है। और ये घर इसमें ये नहीं था कि कोई ख़ास इलाके के लोग थे, मगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर लोग आए थे और वो यहाँ पर रहाइश पज़ीर थे। उन लोगों के घरों को मसमार किया है और बहुत सारे लोगों के साथ हमने उसमें इंटरव्यूज़ भी किए हैं। लेकिन ख़ास तौर पे आज बात करेंगे ख्वाजा सरा कम्युनिटी की। ये वो कम्युनिटी है जिनको सबसे पहले अपने घर वाले घर से निकालते हैं, उसके बाद इसको इन लोगों को हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता और इन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इनके जो हुकूक है, वो भी इनको नहीं मिलते। ये हमारे मुआशरे की एक तल्ख़ हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इन ख्वाजा सरा का ही यहाँ पे शेल्टर होम है इनका। मेरे साथ परिबाग इनका जो नुमाइंदा है, वो मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है, नदीम कशिश, और उनसे बात करेंगे कि वो इस सारे मामले पे जो इलाका यहाँ पे मस्मार किया गया है, उसके हवाले से वो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि ये सारा इलाका जिसको हमने अपनी स्टोरीज़ और अपनी इंटरव्यूज़ वगैरह में सारा कुछ दिखाया भी है, लेकिन जो आप लोगों की कहानी है, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी यहाँ पे रह रही थी, इस वक़्त आपके बाकी लोग कहाँ पे हैं और ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये ज़रा बताइएगा? देखिए, जब शुरू हुआ था तो इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं था, एक हुँ, जंगल सा था। 35 साल पहले जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारे लिए कोई अलग जगह होनी चाहिए, गुरु कल्चर के अलावा, बाहर रोडों पे भीख मांगने के अलावा, नाचने गाने के अलावा, सेक्स वर्किंग के अलावा भी हमारी कोई ज़िंदगी नहीं बन रही थी ना। उस बेस से नज़र रख के मैं मुल्तान से चलती हुई लाहौर हीरा मंडी से होती हुई यहाँ पे पहुँची, इस्लामाबाद। मेकअप आता था, मेकअप आर्टिस्ट की जॉब शुरू की, ये पहला एक कदम था। दूसरा कदम ये था कि हमने मीडिया में पहुंच के वहाँ से आगाही ली और फिर एक तंजीम की शक्ल दी इसको, हुँ, और उसको एसोसिएशन बनाई, शीमेल एसोसिएशन फॉर फंडामेंटल राइट्स। हुँ, वो रजिस्टर्ड कराई, इस्लामाबाद से पहली वाहिद ख्वाजा सराओं की तंजीम थी कि हम पैनल से चलना चाह रहे थे, हम कानून के ज़रिए चलना चाहते थे, जहाँ हमारे राइट्स पड़े थे, ह्यूमन राइट्स तक, वहाँ तक हम पहुँचे। और हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया और फिर यहाँ पे किराए का घर लेके हमने उसका स्टार्ट किया। हुँ, किराए के घर में भी फिर हमने कहा चलो कुछ दिन हम लगेंगे, हमें शेल्टर मिल जाएगा, और हुँ, इसके ऊपर हुकूमत ने कभी काम ही नहीं किया। तो हमारा एज ए शहरी और सिटीज़न होने की हैसियत से हम उनसे मांग रहे हैं, स्पेशल तीसरी कम्यूनिटी, ख्वाजा कम्यूनिटी, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी की हैसियत से हम बात ही नहीं कर रहे। हम माशरे के साथ घुल मिल के रहेंगे और इनके तौर तरीक़ों से चलना सीखेंगे, तो ऐसे हमारी चेंजिंग आती जाएगी। उस बिना पे फिर रिहाइश का मसला था, कोई शहरों में घर नहीं देता, कोई किराए पे देता नहीं है, और जो देते हैं तो वहाँ पे अड्डे बन जाते हैं, वहाँ के लोग तंग करते थे। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल हट के एक जगह थी, और सब्सिडी वालों को पता थी, उनको भी ये पैसे भी दे। जगह आप लोगों की किराए पे थी? नहीं, ये मैंने वो किराए पे थी, हुँ, जिसमें स्कूल चल रहा था, इस टाइम रनिंग में था, हुँ, और 60 ख्वाजा सरा वहाँ पढ़ रहे थे। वज़ारत तालीम से तालीम से। वो मंजूर शुदा था, और उनको वहाँ पे वजीफ़ा भी लगा हुआ था, 10,000 रुपये फ़ी ख्वाजा सरा को वजीफ़ा भी लगा हुआ था। हुँ, वो भी डिमोलिश हुआ। उसके बाद फिर ये मस्जिद है हमारे पास। हमने ये पहला इनिशिएटिव इस जंगल में लिया कि भई अल्लाह की तरफ से हम लोगों में एक रजू होएगा। लोग यहाँ नए आए हैं, बाद में आए हैं सारे मेरे, हुँ, और जो आते गए हैं वो इज़्ज़त भी मिली, मकाम भी मिला, क्योंकि जनाज़ा हमारा किसी ने नहीं देखा। ये भी एक उबाम था ना। हुँ, तो यही वजह थी कि हमसे लोग घुलते-मिलते नहीं थे, हमारे मौत का किसी को क्या पता? हुँ, यहाँ तो कोई फ़ौत होता है, मस्जिद में ऐलान होता है, सारे लोग इकट्ठे होते थे। हुँ, तो मेरे यहाँ कई ख्वाजा साहब फ़ौत हुए, उन्हें मैंने यहाँ दफ़नाया, मस्जिद में ऐलान हुआ, और ये सारे लोग हमें जनाज़े में शरीक हुए। शरीक हुए। तो ये एक नया चेंज था, और हमारी इज़्ज़त भी बन रही थी, क्योंकि मैं जॉब पे जाती थी, लोग देखते थे कि नौकरी कर रही है, और इसके हुँ, साथ जो रह रहे हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं। हुँ। तो ये माँग नहीं रहे, ये भीख नहीं ये माँग ख्वाजा रहे। सराओं का पाकिस्तान में पहला मस्जिद है। पहला मस्जिद है, वर्ल्ड में पहला मस्जिद है, कि हुँ, फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉस्क। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसकी रिपोर्ट की, फिर सारे चैनल्स ने यहाँ पे आके रिपोर्ट की, बल्कि मुझे दबाया गया कि इसका इमाम कौन होगा, खुसरा होगा, हुँ, इसका मसलक कौन सा होगा,
हुँ, ये तो फितना है। भाई मैंने कहा मैंने कौन सा ऐसा कदम उठा लिया मस्जिद का, ये तो आम है, लोगों ने बनानी है, हुँ, लोगों के बच्चों ने पढ़ना है, इमाम भी मौलवी होगा, हुँ, मस्जिद का नाम भी रहमतुल्लिल आलमीन है। ये तो आप ख्वाजा सरा की मस्जिद कह रहे हैं ना, ये हुँ, ख्वाजा सरा का नाम तो आप ले रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ज़रा ईंटें और कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हुँ, हमने जगह के ऊपर, जगह भी सरकारी थी हुँ, उस वक्त भी, ये रौला मचा कि सरकारी जगह पे ख्वाजा सराओं ने कैसे मस्जिद बनाई, अच्छा। और यहाँ मौलवी इकट्ठे हो गए, वज़ीर आज़म अपनी रिपोर्ट ले रहा है, सदर अपनी रिपोर्ट ले रहा है, इदारे अपनी रिपोर्ट ले रहे हैं, सारे मेरे पास। फिर उन्होंने कहा भाई आप तो बाकी सादे लोग हैं, तो आप ये लिख के दें कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो अच्छा। हमने लिख के दिया। फिर वहाँ जाके टीवी पे एक प्रोग्राम हुआ, उसमें कहा तो मेरी जान छूटी। मस्जिद आज भी कायम दायम है, बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे, जो लोग मेरे सामने आए उनके, गरीब तबका था, हुँ, किराया नहीं दे सकते थे। तो ये उम्मीद थी कि वो आर्टिकल 23 के तहत जो हमें आईनी हक है कि 20 साल तक कोई जगह पे बैठता है सरकारी, तो उसको बाद में मालिकाना हकूक मिल जाते हैं। अगर उससे एग्ज़ैक्टली। पहले वो नहीं उठाते, उनका फ़र्ज़ था कि एक-एक ईंट लगने से पहले वो यहाँ पहुँचते, मगर पहुँच गए, जैसे ही हाँ। एक ईंट लगती थी, वैसे ही एक बंदा आ जाता था अपना हिस्सा लेने के लिए, अच्छा। सीडीए की तरफ से। फिर हम फिर लगा लेते थे, फिर कभी गिरा जाता है, फिर गिराने के पैसे, फिर बना लो। ये सब ऐसी आबादी बनी है। यानी कि इतने सालों से आप ये खेल खेलते रहे, और आईनी खेल हम समझते रहे कि ये सड़कें, फिर सियासतदान ही आ गए, हुँ, हलके बन गए, वोट यहाँ के बन गए, हुँ। फिर वोट हम उनको दे रहे हैं, वो हमारी सड़कें बना के जा रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं मुझे हमारी इसमें बिजली। एक और भी पॉइंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर वोट यहाँ के लोग देते थे, तो उनका तो एड्रेस भी यहाँ का था, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने इससे पहले क्यों नहीं सोचा? ये सवाल भी तो आप लोगों के ज़हन में आता होगा। देखो एड्रेस तो उनके पास यहाँ पे सिर्फ G5 का है, अच्छा सेक्टर G5 है का। यहाँ, ये G5 है उनके लिए। अच्छा। ये आज से 60 साल पहले भी G5 था, हुँ। और आज भी ये G5 है। हुँ। तो भाई आप G5 के अंदर क्यों इतनी कंस्ट्रक्शन करवाने दी? क्यों इन बेचारे गरीबों के ऊपर पैसे लगाए? क्यों सियासतदानों आके इनको वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, और हुँ। वोटर की इज़्ज़त ये खड़ी हुई है आपके सामने, ये वोटर की इज़्ज़त है। उसका वोट भी ज़ाया गया, फिर उसने मीटर यहाँ लगवाए, आप मीटर इश्यू कर रहे हैं वापडा वाले। हाँ। मैंने 1.5 लाख का खुद मीटर यहाँ लगाया, जो 7-8 हज़ार का मीटर मिलता है, वो वापडा ने लिए। फिर यहाँ से हर घर से 30-30, 40-40 हज़ार बिल जा रहा है, उसने एक को कनेक्शन दिया, दूसरे को कनेक्शन दिया, आपस में डिवाइड किए हुए। हुँ। आप वो नहीं बोल रहे, अच्छा मुझे ये पानी ब इधर आ रहा है, बिजली इधर आ रही है, केबल इधर आ गई। इतनी सहूलियात, मदरसे बच्चों के बन गए, स्कूल बन गए, जनाज़गाह बन गई, कब्रिस्तान इन्होंने और अलॉट ये बहुत करवा सारी दिए। चीज़ें ऐसे हैं जो गवर्नमेंट खुद ही बनाती है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कम्युनिटी आपके साथ थी, वो इस वक़्त कहाँ पे है? मैंने बड़ी कोशिश की कि उनको किसी से कवरेज करें, कुछ लोगों ने मदद करने की भी कहा कि ज़ाती तौर पे ना, हुकूमत की तरफ से नहीं, कि हम आपको किराया देते हैं, आप कोई घर देख लें फ़िलहाल, आर्ज़ी तौर पे अभी हमें यही है। एकदम तो हमें कोई शेल्टर होम नहीं देगा इतना बड़ा, जिसमें हुँ, 25 ख्वाजा साहब बैठे हुए हों, हुँ, और यहाँ खाना खाने भी लोग आते थे, बैठने के लिए भी आते थे, सलाम करने आते थे, वो भी स्टे था, सराय भी थी ये ख्वाजा सराय, हुँ। उनके बैठने-उठने का इंतज़ाम था। तो वो सवाल निकल गया। हाँ, वो आपकी कम्युनिटी इस वक़्त हाँ, कहाँ पे है? कम्युनिटी मेरी बेचारी, फिर मैं निकली हूँ, 17 मील तक गई हूँ, 12 को गई हूँ, वो G16, 15 तक गई हूँ। जैसे खुसरो का नाम आता है वो कहते हैं नहीं, घर नहीं देते। 50,000 60,000 किराया वो भी नहीं देते। हाय अल्लाह, कहाँ जाएँ? नाम आते ही बदल जाते हैं, देखते ही बदल जाते हैं कि नहीं हम इनको नहीं देते घर, हुँ, ठीक है ना? तो ये हिसाब-किताब चलते-चलते फिर वो बेचारी, कोई हमारी बिरादरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके पास किसी की बहन बनी है, किसी का कोई गुरु है, हुँ, वो फिर उनमें, यानी कि ये एक धक्का जो मेरे मेरे सिस्टम को सारी ब्रेक लगा दी। उस काबिश को 35 साल की इन्होंने रोन दिया। अब हमें वापस उसी दलदल नाच गाने, उन गुरु जो उस कल्चर में रह रही हैं, ख्वाजा सरा, हुँ। उन्हीं के पास पनाह लेनी पड़ी। आप उनको स्किल्स की तरफ ला रहे थे और वो आ लोग जो है चुके अब थे रनिंग हाँ। में, 10-10 साल उनके मकान थे, मेरे साथ एक ने बनाया, हुँ, मेहनत करके 10 साल नौकरी करके उसने हुँ, यहीं पे छोटे-छोटे घर बनाने शुरू कर दिए। हुँ। ठीक है, वो गुल है मेरे साथ, उसने बनाया है, जूली है उसने बनाया, कि चलो यहाँ पे हमें बाहर तो जगह नहीं मिल रही, सरकारी जब कभी सरकार उठाएगी तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हुँ। और ये तो फिर शेल्टर अच्छा होम है। लास्टली मैं पूछना चाहूँगा कि ये गैर कानूनी, इल्लीगली और ये चीज़ें ना ये टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है कि इस इलाके में ये जितने भी घर थे, ये सारे जो है वो गैर कानूनी थे। इस जी। पर सिंपल आप क्या जवाब देंगे? बस सिंपल यही वो कह जवाब तो उन्होंने देना है ना, मोहसिन नकवी साहब ने। हुँ, अल्लाह को भी देना है, और जैसा किसी का ऐसा घर गिरा हो तो उसको भी वो कह रहे हैं मैं जवाब दूँ।
हुँ, तो अल्लाह को देना है, जाके जब मरेंगे, जब देना होगा ना। मुझे तो यहाँ जवाब चाहिए हुँ, कि हम गैर कानूनी, आप हम लोगों को कह रहे हैं, वो कैसे हम गैर कानूनी हैं? क्या हम किसी और मुल्क से अफ़गान महाजिर थे हुँ, कि यहाँ पनाह ली हुई थी हमने? हुँ, हमने अपने मुल्क में, वो गरीब तबका था जिसके पास छत नहीं थी, रोटी कपड़े मकान के नारे लगाते-लगाते हमें यहाँ तक आपने बिठा दिया। हुँ, ये हुकूमत ने बिठाया हमें। हुँ, उसकी सिफ़ारिशें, मैं चली गई, वो चली गई, उन्होंने कहा चलो जी बना लो, कोई बात नहीं। जहाँ हुँ, सब बैठे हैं तुम भी बैठ जाओ। हुँ, तो ये गैर कानूनी नहीं हुआ, ये गैर आइनी काम किया। और हुँ, आइन की जो सज़ा है आपको पता है, फांसी तक पहुँचा देती है। हुँ, मुशर्रफ साहब को 90 दंग में फांसी दी, आइन की वजह से दी गई। हुँ, तो ये सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है कि आप रातों रात एक बंदे को कह रहे हैं कि अपने हाथों अपना घर उठाओ, हुँ, और नहीं उठाते तो बंदे रात को पुलिस वाले आके दरवाजे तोड़ के उनको कहते थे सुबह खाली होना चाहिए। ये बैकग्राउंड की रियलिटी देख के लोगों ने फिर अपनी छतें उखाड़ने लगे। अब उनके जो बच्चे हैं, अच्छा मुझे ये बताइएगा आप लोगों को इन्होंने जब ये डिमोलिश कर रहे थे, नोटिस कितने अरसे पहले दिया था? 2 दिन, अब 2-2 दिन पीछे ये से तो कह रहे चलता हैं आ रहा हमारा है। कोई महीने से ज़्यादा का टाइम हुआ है, मैंने उनसे खुद महीने बात से की है। वहाँ से शुरू हुए, मुस्लिम कॉलोनी से। हुँ, वो बेचारे गरीब लोग थे, बहुत ज़्यादा ऐसा तबका था ना कि वहाँ पे जहाँ मकामी लोगों की तादाद नहीं थी, हुँ, और उनको पहले कुछ दिया हुआ था, ये भी बात चल रही थी। वो कुछ को कुछ दिया हुआ था, हुँ। और कुछ इतने सब कुछ को कुछ भी नहीं दिया हुआ अच्छा था। 2 दिन पहले आपको नोटिस मिला। 2-2 दिन के नोटिस के ऊपर ये आया। अब जब मकामी की बारी आई है तो सारे इकट्ठे हो गए। अब नैयर बुखारी भी खड़े हुए थे। हुँ, अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और सारी पार्टियों के अपना सियासी जलसा करके गए हैं अभी, कि अच्छा। हम रुकवाएँगे। आपने उस दिन देखा होगा, हाँ, उस दिन जो प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट हो रहा था। हम समझे अब नाम ही ना ले हमारा। सारों का नाम ले रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे कि भाई ख्वाजा सराबी हमारी कम्युनिटी के लोग रहते थे। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही। ऐसा किसी ने नाम दिया, हुकूमत आई कि भाई कोई ख्वाजा सरा यहाँ रहता था। हम पूछ लें, ये तो बता रहे हैं खुद हम लोग। हुँ, घर भी हमारे घर स्टूडेंट हर कॉलेज के यहाँ आके यहाँ थीसिस करते गए। हुँ। उनके पास फुटेज मौजूद है, इदारों के पास फुटेज मौजूद है, हर सबूत मौजूद है। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा यहाँ पे। आपने इलेक्शन लड़ा। जी, इमरान खान के मुकाबले में अच्छा इमरान खान के मुकाबले आपने जी, इलेक्शन लड़ा। खाकान अब्बासी सारे थे, मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हो गई। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ खड़े होके अपना नुमाइंदगी करूँगी, क्योंकि हुँ, मैं निकली हूँ एक शहरी की हैसियत से। हुँ, तो मुझे आप ख्वाजा साहब समझते हैं तो समझते रहें, मगर मैं अपना आइनी हक ले रही हूँ। हुँ। और मेरे कागज़ात नामज़द भी ये तो जमा आपने हुए। बड़ा काम किया है। और रेडियो मेरा इंतखाबी निशान था, एफएम 99 में मैं शो भी करती थी एक, ओह यस! आरजे की हैसियत से। जी, जी, जी। मूरत एक कुदरत, अपने ख्वाजा साहब का पहला वाहिद, वहाँ से भी मैं अवेयरनेस फैला रही, माशरे में मस्जिद से भी अवेयरनेस जा रही है। इतने सारे काम करके आप कह रहे हैं जाओ वापस वही नाच गाना दलदल में इन सबको ले जाओ। हमारे पास ऐसे कामों के लिए ट्रांसजेंडर की जगह नहीं है। तो यानी कि हुँ। इतना मैंने यहाँ पे काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो आपका वो क्या नाम है, वहाँ पे जो आपकी स्कूल तस्वीरें में, वगैरह हाँ, स्कूल जो वहाँ पे वो है, भी आपको वहाँ दिखा पे दूँ। भी जाएँगे, हाँ वो भी जी, आप वो हमें भी आप विज़िट दिखाएँगे, कीजिएगा ठीक है? और इसको वहाँ से और भी हम देखिएगा। नाज़रीन को ये जो बाकी जितना फुटेज है, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह जो है वो यहाँ पे तबाही हुई है। नाज़रीन जिस इलाके को मुकम्मल तौर पे तबाह किया गया है, जिसको मस्मार किया गया है और इधर के लोग भी जगह-जगह पे आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं कि वो अपने-अपने उन घरों में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनके घर जो है वो तबाह हुए हैं। इस वक़्त मेरे अक़ब में आप लोगों को एक मस्जिद नज़र आ रहा होगा। रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि उनको उन्होंने छोड़ दिया है, बाकी सारे इलाकों को उन्होंने डिमोलिश किया है। यहाँ पे जो मौलवी साहब है इस मस्जिद में, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी की पूरी दास्तान हमने आप लोगों को सुनाई, उनके हवाले से वो क्या कहते हैं क्योंकि उनका तो पूरा घर जो है वो तबाह हुआ है, उनका पूरा शेल्टर तबाह हुआ है, उनके लोग इस वक़्त यहाँ पे नहीं है, वो मुख्तलिफ जगहों पे चले गए हैं। मौलवी साहब ये बताइएगा कि इनके साथ जो मामला आया, ये ख्वाजा सरा जो यहाँ पे रहते थे, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर इन लोगों को वही प्यार और मोहब्बत लोगों की तरफ से नहीं मिलती। लोग इनको नज़रअंदाज़ भी कर देते हैं। आज इनके घर जो है वो भी मस्मार की गई है इस सारे इलाके के साथ, बाकी लोगों के साथ। तो इस पर आप क्या कहेंगे और इनके यहाँ पे ये लोग रहते भी थे, तो आपका इनके साथ क्या एक्सपीरियंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अब मखलूक में तफरीक नहीं है, जो जैसी भी है। फिर रिलीजन्स में, मज़ाहिब में कोई तफरीक नहीं है। उनके अपने अपने एक स्टेप हैं, उस पे वो काम करते हैं। हम मोमिन मुस्लिम, हम अपने आप को बेहतर समझते हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल का फरमान हम बेहतर है। फिर हमारे में मर्द हैं, औरतें, एक कम तबका जो है हमें, जैसे ट्रांसजेंडर कहते हैं, ख्वाजा सरा कहते हैं, ये लोग हम में बहुत थोड़े से हैं। और
یہ ایک تقریباً مظلوم طبقہ ہے، کیونکہ عموماً ان کو گھروں سے بھی نکال دیا جاتا ہے، تو پھر یہ چند دوست مل کے، چند بہنیں مل کے، سسٹر اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ یہ رہتے ہیں ہمارے ہاں ندیم، کشش، اور ان کے ساتھ جو کمیونٹی تھی اکثر جمعہ پہ بھی یہ آ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، باقی بھی گائے گائے پڑھتے رہتے تھے۔ یہ ایسے نہیں تھے کہ کسی کو انہوں نے ہراسمنٹ کرنا یا کسی کو غلط انداز میں آنا، بلکہ یہ خود میڈیا میں کام کرتے تھے۔ میں ان کے آفس میں ایک دو دفعہ گیا ہوں، ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ تھے وہ بھی غریب طبقے کے، مظلوم طبقے کے لوگ تھے، کیونکہ یہ مردوں کے ساتھ بھی کسی آفس میں کام نہیں کر سکتے، پاکستان میں بالخصوص، ویسٹ میں کر رہے ہیں نہ، خواتین کے ساتھ کہیں کام کر سکتے، ان کی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ محلہ جو ہے چھجار، یہ رحمت اللہ عالمین مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کمیونٹی کے ساتھ جب ندیم بھائی کو، جہاں بہت سے ایسے غریب لوگ تھے، بیوائیں تھے، غریب تھے، بہت گئے گزرے لوگ تھے جو اسے لنگر پہ پلتے تھے، تو ندیم بھائی کے پاس جب کوئی بھی ایسے ڈیلیگیشن آتا جو کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا تو یہ ہمیں بلاتے، دعا کرتے، جو غریب غربا لوگ ہوتے ان کو یہ تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں تھی، اور نہ میں نے اور نہ ہماری مسجد کے لوگوں نے کبھی ایسی تفریق کی کہ یہ پشتون ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ جو ہے خواجہ سرا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، نہیں، الحمدللہ ہم نے امن سے رہے۔ ٹوٹل پاکستانی لوگ تھے یہاں پہ، اس پورے ایریا میں کوئی ایک غیر ملکی، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ افغانی ہو، نہیں رہتا تھا، اور کوئی ایسا ٹیررسٹ لوگ بھی نہیں تھے۔ غریب دیہڑیاں کرتے تھے، مثلا اب بھی اپنے نکال کے بیچ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 15-20 میں ایک بیچ رہے لگے، ان کے پاس اب گھروں کے کرائے نہیں ہے، تو چھت انہوں نے اونے پونے بیچ دیے۔ تو ٹوٹل پاکستانی جس سے آپ سرچ کریں، کوئی بلاکس اکٹھے کرے بلاک وہ اکٹھے بیچ کر رہے رہے ہیں، اپنے گھروں کی چیزیں بیچ چکے ہیں، بلاکس اکٹھے کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے گلگت بلتستان کے ہیں، منیر کے ہیں، پیر بابا کا آپ کے علاقے بھی کافی لوگ ہیں، ادھر سیلاب سے خراب ہوئے، ادھر بھی گھر تباہ ہوئے، اور یہاں بھی بیچارے اجڑ گئے۔ تو حکومت ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے ریاست کی، اسے چاہیے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے، ان کو شیلٹر مہیا کرے، بالخصوص مرد عورتیں کچھ نہ کچھ سونا گہنا بیچ کے کر لیں گے، ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، اور خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ خصوصی تعاون کرے، کیونکہ ان کا اللہ آسرا حکومت ہے، عوام 5-10 دیتے ہیں، ایک دیتا ہے 10 انہیں باتیں سنا دیتے ہیں، تو جو لوگ کچھ کام کر کے کما رہے ہیں انہیں کچھ کم ملتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پورے پاکستان پر مہربانی فرمائے، اور ہمارا یہ جو سی ڈی اے اور حکومت پاکستان فیڈرل گورنمنٹ، یہ ان غریب عوام پر مہربانی فرمائے، ان کو شیلٹر ضرور دیں، ان کو زمین کی رقم تو حکومت کی ہے، حکومت کی ملی بھگت سے یہ کام ہوا سی ڈی اے سے، مگر ان کو چاہیے کہ یہ انہیں اس کا عوض معاوضہ تو دے جو کچرا سارا بن گیا۔ بہت شکریہ آپ کا ناظرین، آپ لوگوں کو ابھی جو ہے وہ اسکول دکھائیں گے جس کو بھی تباہ کیا گیا ہے اس سارے سی ڈی اے کے آپریشن میں، وہ بھی آپ لوگوں کو ابھی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ندیم کشش سے جو ہے وہ گفتگو بھی کریں گے اسکول کے حوالے سے بھی، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں پر پہنچ گئے، وہ جو اسکول ان کا تھا، اور اس کو بھی جس طرح انہوں نے گرایا ہے، یہ جو اسکول کا آپ کہہ رہے تھے اس کو بھی اس طرح گرایا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے کیا کہنا ہے، اسکول وزارت حکومت محکمہ تعلیم کی طرف سے منظور شدہ ہمارا یہ اسکول چل رہا تھا، 60 خواجہ سرا یہاں پڑھ رہے تھے، 10,000 روپے ان کو وظیفہ مل رہا تھا۔ ایک معاشرے میں ہماری یہ بھی ایک کوشش تھی کہ تعلیم کے ساتھ جو جڑ کے ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے تھے، وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ تو یہاں وہ کام ہوئے جو پاکستان میں کبھی ہوئے نہیں تھے، اور اسلام آباد جیسے مین مرکز میں جہاں حکومتیں بیٹھی ہیں، جہاں پہ این جی ایمبیسیاں بیٹھی ہیں، سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انٹرنیشنل جہاں چل رہے ہیں، اس جگہ کے اوپر آپ اسکول اور تعلیم سے محروم کر رہے ہیں اور بتا بھی نہیں رہے۔ اب یہ سارے 60 خواجہ سرا جو پڑھ رہے تھے وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ اب اسکول وہ شفٹ کرتے ہیں کہ 12 کو میں پتہ نہیں کس علاقے میں، تو حکومت کا پروجیکٹ تو چلتا رہے گا، ہمارا بند ہو گیا، ہمارے راستے مسجد کے بھی بند ہو گئے، ہمارے راستے اسکول کے بھی بند ہو گئے، ہمارے راستے شیلٹر ہوم کے بھی بند ہو گئے، اور اس کی ذمہ دار میں صرف اور صرف حکومت کو کہوں گی، باقی تو اس حکومت نے ہی بنا کے دیا تھا، اس کا تعاون حکومت نے کیا تھا نا، وہ نمائندے وہ سب یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھیں۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم نے وہاں پہ منتقل کر دیے، باراکو کے علاقے میں کہیں وہاں خواجہ سران مل نہیں رہے، زبردستی کی بات ہے نا ایک تعلیم کے اوپر۔ یہاں سب اکٹھے تھے، 147 خواجہ سرا یہاں رہتے تھے، جو ہم رجسٹرڈ کروائے ہیں، جو ہم نے راشن میں، ہیومن رائٹ منسٹری میں، یو این ڈی پی میں، ہر جگہ ہمارے یہاں پر محلہ نوری باغ، نور پور شاہاں، اور یہاں کی رجسٹریشن ہماری ہوئی ہے شی میل ایسوسی ایشن فار فنڈامنٹل رائٹس، سفر اس کا نام ہے، اور وہ رجسٹریشن کو بھی آج 20 سال ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ اب یہ پلیٹ فارم نہیں ہے تو اب پھر آپ ان سب کو وہیں دیکھیں گے روڈ کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے، ناچ گاتے ہوئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی اتنی محنت کر کے آگے آئے گا خواجہ سرا،
جو میں نے اتنی کوشش کی اپنے خواجہ اسرا برادری کی لان تان بھی سنی، انہوں نے کہا ہمارا کام نہیں ہے یہ، ہم معاشرے میں نہیں ایڈجسٹ ہوں گے، مگر میں نے ان سے اسٹرائک کی تھی نہیں ہم ہوں گے۔ آج وہ مجھے تانے مار رہے ہیں خواجہ اسرا کیا بنا، تم یہاں پہ پڑھانے نکلی تھی، بڑا دنیا میں معاشرے میں نام بھی ٹھیک ہے، سب کچھ اچھی بات ہے، مگر ہماری جگہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہم کیوں اتنے صدیوں سے ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواجہ اسراؤں کی بات مجھے آج بالکل ٹھیک لگی کہ میں نے واقعی اپنی ساری محنت ضائع کی اس معاشرے کے ساتھ، نہ معاشرہ میں میرے والدین بھی ہیں وہ بھی قبول نہیں کر رہے، اور آج حکومت کا رویہ بھی دیکھ لیا ماں کی حیثیت سے کہ دوسری جو ماں تھی اس نے بھی قبول نہیں کیا، اس کی بھی ہم ناجائز اولادیں ہی نکلی، ہمیں ناجائز طریقے سے جیسے لوگوں کو پھینک نہیں رہتا، بچہ ناجائز پیدا ہو جائے تو کوڑے میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو یہ انسانی کچرا اکٹھا ہوا ہے اس ٹائم۔ خواجہ اسراؤں کا اسپیشل کہوں گی، یہ انسانی کچرا اٹھائے گا کون، یہ اٹھائے گا کون، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، توڑ بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، کچرا اٹھانا بھی ہم حکومت کی ذمہ داری ہے، کچرے کو بھی آپ کو منتقل کرنے کے لیے کوئی جگہ تو ڈھونڈیں گے نا، یہ کچرا وہاں پھینکنا ہے، وہاں سرو کرنا ہے، اب بتائیں کچرا کہاں جائے گا، یہ انسانی کچرا اکٹھا ہوا ہے تعلیم کی صورت میں، شعور کی صورت میں، اور ہماری جتنی محنت 20 سال میں نے جاب کی ہے، اور میرے ایک سیاستدان جانتا ہے کیونکہ میں میک اپ آرٹسٹ، میں ہاتھ پھیرتی تھی سب کے اوپر، میں کنگھی کرتی تھی، ان کو میری شکل یاد ہے، کوئی یہ نہیں کہے کہ ندیم کشش کون ہے، اس گوگل کے اوپر جو سرچ کریں گے تو یہ اسکول بھی نظر آئے گا آپ کو، مسجد بھی نظر آئے گی آپ کو، وہ ساری ایکٹیویٹیز اب یہاں نظر آئیں گی، اتنے سالوں کی محنت، یا کئی اسٹوڈنٹ ہر علاقے کے کالج کے قاعدہ یونیورسٹی ہو گئی، نٹس یونیورسٹی ہو گئی، شفا یونیورسٹی ہو گئی، میں خود جاتی تھی لیکچر بھی دے کر آتی تھی، اور ان کے اسٹوڈنٹ کو یہاں تھیسس کے لیے دیتی تھی، پھر خدمت خلق کمیٹی والے ہمارے وہ یہاں آ کے امداد کرنا، راشن دینا، ہمیں یہاں پہ عید بقرعید پہ دیکھنا، یہ سلسلہ بھی ہمارا لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا کہ امداد بھی ہماری چل رہی تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ہم نے لسن ٹو لرن جب میں ہوتی تھی تو یہاں کے جو بچے تھے ان کو یہاں ہم نے تعلیم دی، 1 سال پروجیکٹ کیا FM99 کی طرف سے نا، لسن ٹو لرن کے اوپر ٹیچر بنے، یہاں پہ 5 خواجہ اسراؤں کو خود ٹیچر بن کے انہوں نے یہاں جاب کی، یہاں بہت کچھ ہوا ہے، اتنا کچھ ہم نے معاشرے میں ایک اچھی جگہ بنائی تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں دیتے ہیں، بس ملنا بہت چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، اور اس پورے کوریج میں وہاں سے ہم نے شروع کیا جہاں پہ ان کا شیلٹر تھا، اس کے بعد ہم مسجد پہ آئے، اور مسجد کے بعد یہاں پر ان کی اسکول پہ آئے، اور یہ سارے مناظر آپ لوگوں نے دیکھے، اور یہ جو دکھ بری ان کی کہانی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ بنایا تھا، اور انہوں نے 2 دن بھی نہیں لگائے جس کو تباہ کیا، جس کو مسمار کیا، اور یہاں پہ ان لوگوں کے پاس اس وقت جو ہے یہ ایک قسم کے کھلے آسمان تلے یہاں پہ زندگی گزار رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی چھت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، ان کے لنگر پاس کوئی خانے میں بیٹھے میں کوئی دربار کے پیچھے ہیں، وہی مقامی لوگ جنہوں نے ہمیں یہاں جگہیں دی تھی، ہمیں تو ظاہر ہے کہ کوئی باپ دادا کی تو جگہ نہیں تھی نا ہماری، جن کی تھی انہوں نے دی تھی، ہم نے بنا لیا تھا۔ ہاں، ان کی اب یہ زندگی ہے، انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔